हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग सभी को। देखिए, काफी दिन हो चुके हैं, आपके लिए कोई भी वीडियोस मैंने अपलोड नहीं की है। आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को हम कंप्लीट कर लेते हैं। उस टॉपिक के अंदर लास्ट चीज बची हुई है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी कोशिकीय श्वसन क्या होता है। इस श्वसन तंत्र को हम कंप्लीट कर लेते हैं। उस टॉपिक के अंदर लास्ट चीज बची हुई है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी कोशिकीय श्वसन क्या होता है। इस श्वसन तंत्र को हम कंप्लीट कर लेते हैं। उस टॉपिक के अंदर लास्ट चीज बची हुई है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी कोशिकीय श्वसन क्या होता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो के अंदर, है ना। चलो जुड़ जाइए सभी और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर एक टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर जो कि बहुत ही मोस्ट होता है। इसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं भैया, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। और ये कोशिकीय श्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो, यहाँ पर कोशिकीय श्वसन होता क्या है, यानी व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं भैया कि जितने यानी दो प्रकार के हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। और ये दोनों के दोनों ही जो श्वसन होते हैं ना, वो किसके अंदर होते हैं, कोशिका के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, कोशिका के अंदर होते हैं। अभी देखिए, कोशिकीय श्वसन दो टाइप का होता है। एक तो होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। यानी एक होता है भैया अवायवीय श्वसन, यानी अवायवीय श्वसन होता है और इसी को बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं, अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं। अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं, यानी इंग्लिश में इसको बोला जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसको बोला जाता है भैया एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, इसका दूसरा टाइप भी होता है। एक टाइप तो होता है अवायवीय श्वसन और एक टाइप होता है वायवीय श्वसन। कौन सा होता है, वायवीय श्वसन होता है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको ऑक्सी श्वसन भी बोला जाता है। इसको ऑक्सी श्वसन भी बोला जाता है। और तुम्हें याद रखना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन क्या होता है, हमारे शरीर में कैसे कोशिकीय श्वसन होता है, हमारे शरीर को खाते हैं, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के दौरान कैसे हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, रिलीज होती है, उस चीज को मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा। एटीपी क्या होती है, एड्रेनलिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में बताया था, है ना। ये सारी चीज मैं किसके अंदर बताने वाला हूँ, इस वीडियो के अंदर, यानी कोशिकीय श्वसन के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो श्वसन है कहाँ होगा, कोशिका के अंदर होता है। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट होता है भैया एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन, और सेकंड होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। तुम याद रखना, ये जो इसको बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन। क्यों बोलते हैं, देखो नाम से पता चल रहा है अनॉक्सी। इसको बोलते हैं ऑक्सी, यानी ऑक्सी का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, उपलब्धता हो, उसे क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन। और जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी उसे हम क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन। यानी ये दो कंडीशंस में होता है। नंबर एक, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, और एक कंडीशन जब आती है जब ऑक्सीजन नाम मात्र के लिए हो, बिल्कुल कम मात्रा में उपलब्ध हो, है ना। जब ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित हो, और इसको तो तुम जानते ही हैं, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, है ना, इसमें केवल एक ही कंडीशन बनती है। तो यहाँ मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम अवायवीय श्वसन पढ़ेंगे। अवायवीय श्वसन के अंदर दो चीजें पढ़ेंगे, जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं हो और जब ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित हो। दोनों ही शर्तों को हम यहाँ पर पूरा करेंगे, ठीक है। और सेकंड नंबर पढ़ेंगे वायवीय श्वसन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन में फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट टाइप होता है, उसे बोलते हैं हम अवायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं भैया, अवायवीय श्वसन। और इसके बारे में अभी बताया था मैंने, इसको क्या बोलते हैं, अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं इसको, ठीक है। अनॉक्सी श्वसन, इसके बारे में देख लेते हैं।
यानी ये क्या होता है, यानी एवाल्यूएशन होता क्या है। इसमें दो शर्तें बताई थी, एक तो बताई थी जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो, और एक शर्त बताई थी जिसमें ऑक्सीजन की कम मात्रा उपस्थित हो। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट टाइप देखते हैं, पहला टाइप पढ़ने वाले हैं जब ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, इसको देखते हैं। यानी ये बताया गया है कि जब हमारे शरीर में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में कैसे एटीपी बनती है, कैसे ऊर्जा बनती है, उस चीज को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए भैया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो उस कंडीशन में जो हमारे कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है C6H12O6, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ये जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी जब ऑक्सीजन ही उपस्थित नहीं है तो क्या होता है, ये ग्लूकोज ऑटोमेटिक किसमें चेंज हो जाता है, एथिल अल्कोहल में। किसमें चेंज हो जाता है, एथिल अल्कोहल में, यानी 2C2H5OH। ये एथिल अल्कोहल होता है जिसमें चेंज हो जाता है। और क्या बनता है, और बनता है भैया 2CO2 बनता है। और क्या बनता है, और बनता है 56 किलो कैलोरी बनता है, 56 किलो कैलोरी बनता है। यहाँ पर अभी मैं आपको बता देता हूँ, 56 किलो कैलोरी जो होता है वो क्या होता है, ऊर्जा का ही रूप होता है। यानी तुम्हें पता है ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है ना, किलो कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक होता है। ये सभी पॉइंटों के बारे में आपको याद रखना है। तो ये जो 56 किलो कैलोरी होता है इसे बोलते हैं ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, और अभी बताया था एक एटीपी में कितने एनर्जी होती है, 686 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर जब ये ग्लूकोज का अणु टूटता है ना, तो वो क्या करता है भैया, दो तो एथिल अल्कोहल बनाता है, 2 अणु CO2 के बनाता है, और 56 अणु किसके बनाता है, किलो कैलोरी के बनाता है ना। किस कंडीशन में, जब ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, यानी ऑक्सीजन की क्या हो, अनुपस्थिति हो। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तुम याद रखना, एक कंडीशन आती है, किण्वन किसे कहते हैं, यानी फर्मेंटेशन किसे कहते हैं। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। यानी आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, किण्वन कहलाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्लूकोज का O2 की अनुपस्थिति में, ग्लूकोज का O2 की अनुपस्थिति में एथिल अल्कोहल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, परिवर्तित होना किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, किण्वन कहलाता है। इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन कहलाता है। आपको याद रखना भैया, ये जो किण्वन होता है, यानी किण्वन होता क्या है, सड़े गले को हम किण्वन बोलते हैं ना। आपने पढ़ा होगा साइंस में किण्वन होता है क्या, फर्मेंटेशन क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बिना ऑक्सीजन के ही एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं किण्वन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब इसके बारे में बात करते हैं कि किण्वन की जो खोज की थी वो किसने की, यानी किण्वन के खोजकर्ता कौन हुए हैं। तो भैया आपको याद रखना है, खोजकर्ता किण्वन के होते हैं लुईस पास्चर। यानी लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। लुईस पास्चर जी ने किसकी खोज की थी, किण्वन की खोज की थी, फर्मेंटेशन की खोज की थी। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि भैया किण्वन के उदाहरण बताइए, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किण्वन के उदाहरण। किण्वन के उदाहरण पूछे या फिर किण्वन के उपयोग पूछे तो आपको याद रखना है कि जो अल्कोहल का निर्माण होता है, शराब का जो निर्माण होता है, वो निर्माण में कौन सी प्रक्रिया यूज की जाती है, किण्वन की प्रक्रिया यूज की जाती है। दूध से दही का जो निर्माण होता है उसमें भी किण्वन का प्रोसेस लागू होता है। ठीक है, और जो हमारी पाव रोटी होती है, ब्रेड होती है, उसको भी बनाने में किसका यूज करते हैं, किण्वन का यूज करते हैं। यानी अल्कोहल के निर्माण में, ठीक है, अल्कोहल के निर्माण में। सेकंड किसके यूज करते हैं, पाव रोटी, उसी को ब्रेड बोलते हैं, ब्रेड के निर्माण में। और एक आपको याद रखना है, अल्कोहल के निर्माण हो जाएगा, पाव रोटी यानी ब्रेड के निर्माण हो जाएगा। और एक दूध से दही बनाने, दूध से दही बनाने में
किसका यूज होता है? किण्वन का यूज होता है। ठीक है, ये पहली कंडीशन आपको बताई गई है, यानी अवायवीय श्वसन में पहला पॉइंट बताया गया है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, यानी बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है ऑक्सीजन, तो क्या होगा? ग्लूकोज जो होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और 2 अणु CO2 के बनाता है और 56 किलो कैलोरी एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। यहाँ पर याद रखना तो भैया ग्लूकोज में एक ऐसा गुण होता है, क्योंकि ग्लूकोज में खुद ऑक्सीजन के अणु मौजूद है, आपको नहीं दिख रहेगा, 6 अणु मौजूद है, तो ये क्या करते हैं? ऑटोमेटिक ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही किस में परिवर्तित हो जाता है? अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और याद रखना तुम ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथिल अल्कोहल में परिवर्तित होना, कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। फर्मेंटेशन बोले तो किण्वन कहलाता है। ठीक है, और किण्वन के खोजकर्ता कौन है? लुईस पास्चर है, और लुईस पास्चर है और किण्वन के उदाहरण क्या है? एल्कोहल का निर्माण होना है, पावरोटी का निर्माण होना, दूध का दही में कन्वर्ट होना, है ना। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। चलो सेकंड देखते हैं। अभी आपको बताया गया है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, अब ये देखते हैं कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन है लेकिन कैसी है? कम मात्रा में है, यानी लेस प्रेजेंस ऑक्सीजन है ना। आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र के लिए ऑक्सीजन हो, तब उस कंडीशन में हमारे शरीर में कैसे एटीपी बनती है, कैसे ऊर्जा प्रदान होती है, कैसे प्रोवाइड होती है एनर्जी, वो चीज देखते हैं। यानी सेकंड है अवायवीय श्वसन में ही है जब ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित है, कम मात्रा में उपस्थित हो, यानी जब ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित हो तो उस कंडीशन में कैसे हमारे शरीर में एटीपी बनती है, ऊर्जा बनती है। ठीक है, यहाँ पर देखो कम मात्रा में उपस्थित है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो ग्लूकोज होता है C6H12, इसको बोलते हैं क्या? ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज होता है ना भैया, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके रूप में? पायरुविक अम्ल के रूप में। किसमें? पायरुविक अम्ल के रूप में 2CH3CHOH ये होता है पायरुविक अम्ल। क्या होता है? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल होता है, और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है ना, और क्या बनाता है ये? और 4 ATP बनाता है। क्या बनाता है भैया? 4 ATP। कितने अणु बनाता है ATP के? 4 अणु बनाता है, आपको याद रखना है। अभी यहाँ पर ये देखना है आपको, ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, 2 अणु तो पायरुविक अम्ल के, और 4 ATP बनाता है, यानी 4 अणु किसके बनाता है? ATP के। यहाँ पर पायरुविक अम्ल को मैं शॉर्ट में यहाँ समझाने के लिए क्या लिख देता हूँ? PA का मतलब P4 पायरुविक, A4 एसिड। चलो इसके आगे देखते हैं, जो ग्लूकोज होता है वो कम मात्रा में उपस्थित होगी ऑक्सीजन, तब भी क्या होगा? पायरुविक अम्ल टूट जाएगा और क्या बना देगा? ATP बना देगा। कितना? 4 ATP। अभी आपको ये बताना है, देखो पायरुविक अम्ल बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पायरुविक अम्ल अगर ATP में चेंज नहीं हो पाता है, हमारे शरीर में पायरुविक अम्ल अगर ATP में चेंज नहीं हो पाता है, तो ये जो पायरुविक अम्ल होता है फिर किसमें चेंज हो जाता है? फिर हो जाता है लैक्टिक अम्ल। किसमें चेंज हो जाता है भैया? लैक्टिक अम्ल। याद रखना, हमारे शरीर में यदि पायरुविक अम्ल ATP में चेंज नहीं हो पाता है तो ये पायरुविक अम्ल किसमें चेंज हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है। और ये जो लैक्टिक अम्ल होता है ना, हमारे शरीर की मसल्स यानी मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द, पीड़ा, अकड़न आदि का क्या होता है? एहसास होता है। आपने कभी देखा होगा, कहा जाता है कि भैया आज एक्सरसाइज ज्यादा की है तो हमारे पैर दुख रहे हैं या फिर हाथ दुख रहे हैं। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के दौरान या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसके दौरान हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाती, जिसकी वजह से ये कंडीशन लागू हो जाती है। और इस कंडीशन में पायरुविक अम्ल बनता है। पायरुविक अम्ल जब ATP में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो ये किसमें चेंज हो जाता है? फिर लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है। ये जो लैक्टिक अम्ल होता है हमारी शरीर की मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द, पीड़ा, अकड़न आदि का क्या होता है? एहसास होता है ना। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं, ये लैक्टिक अम्ल है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं भैया ये जो पूरा प्रोसेस है किसमें? एक चक्र के द्वारा कंप्लीट होता है। एक चक्र के द्वारा कंप्लीट होता है, उस चक्र का नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस चक्र। ग्लाइकोलाइसिस चक्र, यानी ये पूरा जो चक्र होता है वो एक चक्र के द्वारा कंप्लीट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस चक्र बोलते हैं।
चक्र की खोजकर्ता पूछ ले जाते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र के खोजकर्ता कौन है, तो भैया इनके खोजकर्ता के बारे में याद रखना है। इसके जो खोजकर्ता है 3 है। कितने हैं? 3 है। एक तो इम्बेडन है, एक मेयर हॉल्फ है और एक कौन है भैया? पार्सन है। यानी इसके 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस ग्लाइकोलाइसिस चक्र की क्या की थी? खोज की थी। ई इम्बेडन, मेयर हॉल्फ एंड पार्सन। यहाँ पर आपको देखना है, इसका ई लेटर ले लिया, इसका एम ले लिया और इसका क्या ले लिया? पी ले लिया। तो इसलिए इस चक्र को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं EMP चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसी चक्र को हम बोलते हैं EMP चक्र भी कहते हैं, है ना? इसी चक्र को बोलते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया जो हमारा अवायवीय श्वसन होता है वो किस चक्र के द्वारा कंप्लीट होता है, तो आपको याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस चक्र के द्वारा कंप्लीट होता है। ये जो चक्र होता है वो 3 वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी खोज की गई थी, इम्बेडन, मेयर हॉल्फ एंड पार्सन। आप याद रखना है, इसको EMP चक्र भी कहते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक रीजन बताता हूँ कि भैया ये जो पूरा जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ इसके अंदर ये पूरा ही श्वसन कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होता है। कहाँ होता है भैया? कोशिका के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। ये पूरा का पूरा जो मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको याद रखना है ये जो कोशिका होती है ना, इस कोशिका के अंदर 2 चीजें का होना बहुत जरूरी है। एक तो केंद्रक का होना जरूरी है और एक कोशिकांगों का होना बहुत जरूरी है। एक तो केंद्रक होना चाहिए, उसके बाद और कंपोनेंट भी होने चाहिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, रिक्तकाएं हैं, गोल्जिकाएं है ना। ये सभी क्या होते हैं? किसी भी कोशिका के कंपोनेंट होते हैं, कोशिकांग होते हैं। तो यहाँ पर कोशिका जो होती है, कोशिका में 2 चीजें होती है भैया। एक तो यहाँ पर केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक होता है बीचों बीच में, इसके साइड में कंपोनेंट होते हैं, कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ऐसे ही कोशिकांग होता है जिससे बोलते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं भैया? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इन चीजों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या होता है, जो मैं आपको इस कंडीशन को करा रहा हूं ना, ये पूरी जो कंडीशन लागू होती है ना, एक चक्र द्वारा कंप्लीट होती है, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस चक्र। ये जो चक्र होता है वो कहां पर कंप्लीट होता है? इस कोशिका द्रव के अंदर कंप्लीट होता है। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव भरा होता है। द्रव भरा होता है जिसे क्या बोलते हैं भैया? कोशिका द्रव बोलते हैं, है ना। याद रखना। तो एक कोशिका द्रव होता है, ठीक है, यहाँ पर भरा हुआ होता है और इसके अंदर ही ये जो चक्र है वो कंप्लीट होता है। कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस चक्र कंप्लीट होता है। अभी यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि ग्लाइकोलाइसिस जो चक्र होता है ना, उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो क्या बनाता है? 2 तो बनाता है PA और कितना? ATP, 4 ATP बनाता है। यानी इसमें जो एक ग्लूकोज होता है ना, एक ग्लूकोज का अणु इस चक्र में क्या बनाता है? 2 तो बनाता है PA और क्या बनाता है? 2 ATP बनाता है ना, सॉरी 4 ATP बनाता है। कितने ATP? 4। आपको दिख रहा होगा, एक ग्लूकोज का अणु 2 तो PA बनाता है और 4 ATP का क्या करता है? निर्माण करता है। लेकिन ये जो चक्र होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ये जो चक्र होता है ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ये जो चक्र होता है ये क्या करता है? इसमें से 2 ATP एनर्जी को खर्च कर देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र को पूरा होने में 2 ATP एनर्जी चाहिए होती है। यानी 2 ATP एनर्जी इस चक्र को कंप्लीट होने में खर्च हो जाती है। और जब 2 ATP खर्च हो जाएगी, यानी 2 ATP माइनस कर दो तो कितना बनेगा फाइनल रिकॉर्ड? यानी एक ग्लूकोज बनाएगा क्या? 2 PA और क्या बनाएगा? 2 ATP। 2 ही तो बची भाई, 2 4 में से 2 जाएंगे, कितने बची? 2। अभी आपको याद रखना है कि एक ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है? 2 PA बनाता है और 2 ATP एनर्जी का क्या करता है? निर्माण करता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र का एक फाइनल रिजल्ट है। यानी ग्लाइकोलाइसिस चक्र का एक फाइनल रिजल्ट है। आपसे कोई पूछे कि भैया ग्लाइकोलाइसिस चक्र में क्या होता है, तो आपको याद रखना है एक ग्लूकोज का जो अणु होता है वो 2 तो क्या बनाता है? PA बनाता है और 2 ही क्या बनाता है? ATP का निर्माण करता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि अवायवीय श्वसन कहाँ पर होता है, तो अवायवीय श्वसन या फिर ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहाँ कंप्लीट होता है? कोशिका द्रव में कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। आपको याद रखना है कि ये दूसरी कंडीशन है जब ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित हो, है ना, लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
उसके बाद बताया था कि जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो 2 पीए बनाता है, यानी 2 पायरेविक अम्ल बनाता है और 4 एटीपी का क्या करता है, निर्माण करता है। बताया था मैंने ये पायरेविक अम्ल यदि एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो लैक्टिक अम्ल होता है ना भैया, ये हमारी शरीर की मसल्स यानी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द, पीड़ा, अकड़न आदि क्या होता है, एहसास होता है। इन सभी पॉइंटों के बारे में याद रखना है। उसके बाद याद रखना है तुम्हें ये जो पूरा ही श्वसन होता है ना, एक चक्र के द्वारा कंप्लीट होता है और इस चक्र का नाम होता है भैया ग्लाइकोलाइसिस चक्र। ये जो चक्र होता है इसकी खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता 3 वैज्ञानिक हैं, इम्बेडन, मेयरमर्फ एंड पार्सन, इसलिए इसको EMP चक्र भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया था ये जो चक्र होता है वो कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव के अंदर संपन्न होता है। उसके बाद बताया था कि इस चक्र में क्या होता है, इस चक्र को पूरा होने में 2 एटीपी एनर्जी खर्च हो जाती है। जब 2 एटीपी खर्च हो जाती है तो बची कितनी फाइनल, एक ग्लूकोज का अणु टूटेगा तो अवायवीय श्वसन में क्या बनाएगा, 2 पीए बनाएगा और 2 क्या बनाएगा, एटीपी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर भैया आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ना। अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब दूसरी हेडिंग देखते हैं। दूसरी है वायवीय श्वसन। कौन सा भैया, वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन में एक ही कंडीशन आती है जब ऑक्सीजन क्या हो, उपस्थित हो। ठीक है, इसको देखते हैं, ये सेकंड है। अभी आपको बताया है कि भैया जो हमारा श्वसन होता है ना वो कहां पर होता है, कोशिका के अंदर होता है और कोशिका के अंदर उपस्थित होता है हमारा ग्लूकोज। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है एंजाइम की सहायता से तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जो ग्लूकोज होता है हमारी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ठीक है, और हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचती है और वो ऑक्सीजन क्रिया करती है ग्लूकोज से और हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कोशिका है भैया। कोशिका का होने के लिए 2 चीजों का बहुत जरूरी है, एक तो केंद्रक होना चाहिए और एक क्या होने चाहिए, इसके कंपाउंड होना चाहिए यानी कंपोनेंट होने चाहिए, जिसको कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। कोशिकांग के रूप में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्गी काय है, रिक्तकाय है, ये सभी चीजें। ये क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अंदर भरा होता है द्रव, भरा होता है जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। कोशिका द्रव बोला जाता है। अब यहाँ पर देखना है तुम्हें, वायवीय श्वसन के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ठीक है, उस कंडीशन में जो हमारा ग्लूकोज होता है ना भैया, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन ऐड हो गई है। ठीक है, उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या बनाती है, 6CO2 बनाती है और 6 क्या बनाती है, H2 बनाती है और 30 एटीपी एनर्जी का क्या करती है, निर्माण करती है। एटीपी से मेरा मतलब आपको तभी बताया था कि एटीपी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी क्या होती है भैया, फुल फॉर्म होती है। 38 अणु बनाता है किसके, एटीपी के। अब कैसे बनाता है 38 एटीपी वो आपको बताऊंगा। ये फाइनल रिजल्ट है आपकी कोष के श्वसन का, जो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट आता है ना वो 38 एटीपी बनती है। अब इसमें से 2 एटीपी तो बनाता है कौन, अवायवीय श्वसन, और 36 एटीपी कहां निर्माण होता है, इसके अंदर वायवीय श्वसन के अंदर। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है पूरा सिस्टम। अभी देखो भैया ये जो श्वसन होता है ना 2 चक्रों में कंप्लीट होता है। कितने चक्रों में कंप्लीट होता है, 2। एक तो होता है कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस चक्र। एक होता है भैया कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस चक्र, और दूसरा कौन सा होता है, क्रैश चक्र। दूसरा कौन सा होता है भैया, क्रैश चक्र होता है। यानी एक तो होता है ग्लाइकोलाइसिस चक्र और एक होता है क्रैश चक्र। ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र तो अभी आपने पढ़ रखा है, इसकी खोजकर्ता के बारे में है ना, इसके बारे में पढ़ा है कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र 2 एटीपी खर्च कर देता है पूरा होने में। ठीक है, फिर इसका फाइनल रिजल्ट भी पढ़ा था कि एक ग्लूकोज का जो अणु होगा ना वो क्या बनाएगा भैया, 2 तो पीए बनाएगा और 2 क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं।
अभी बात करते हैं क्रेब्स चक्र की। तो क्रेब्स चक्र की जो खोज की थी वो किसने की थी? इसके खोजकर्ता का नाम कौन है? हेनरी क्रेब्स। कल आप पूछा गया कि क्रेब्स चक्र की खोज किसने की? हेनरी क्रेब्स ने की, है ना? हेनरी क्रेब्स ने खोज की थी। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि भैया ये दोनों ही चक्र आपको पढ़ने हैं और कहां पर ये चक्र होते हैं? इस वायवीय श्वसन के अंदर होते हैं, ठीक है। अब क्रेब्स चक्र जो होता है ना, प्रॉपर रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में वर्क करता है। कैसे करता है देखो, अभी ध्यान से देखना है कि जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है ना, ये कोशिका द्रव के अंदर होता है। अब कोशिका द्रव के अंदर होता है भैया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका द्रव में आता है। जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस चक्र में जो पीए का अणु है वो एंट्री करता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या हो जाता है भैया? एक पीए का अणु टूट कर कितनी एनर्जी देता है? 18 एटीपी एनर्जी देता है। यानी एक पीए का अणु टूट कर कितनी एनर्जी देता है? 18 एटीपी का क्या देता है? एनर्जी देता है, ठीक है। तब जब ये पीए घूमता रहता है और एक पायरेटिक अम्ल जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है तो एक पीए कितने में कन्वर्ट हो जाता है? 18 एटीपी में। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, इसको यहां पर पुट कर दीजिए। एक ग्लूकोज 2, एक पीए की जगह रख दो 18 कितना? एटीपी, 18 एटीपी और प्लस में क्या चल रहा है? 2 एटीपी। टोटल कितने हो गए भैया? एक ग्लूकोज बनाएगा 18 दूनी 36 एटीपी प्लस कितना? 2 एटीपी, है ना। यानी ये चीज आपको बनाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भैया कि जो ग्लूकोज है वो 38 एटीपी एनर्जी का कुल टोटल 38 एटीपी बनाता है। 36 प्लस 2 कितना? 38। इसमें से जो 36 एटीपी होता है ना, वो तो बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी एक पीए का अणु 18 बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो 2 के कितने बनाएंगे? 36। लेकिन जो 2 एटीपी होता है, ये जो 2 एटीपी होता है वो ग्लाइकोलाइसिस चक्र में बनता है ना। और ये जो 36 एटीपी होता है वो कहां बनता है? क्रेब्स चक्र में, ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे पूछने वाला हूं कि अगर मैं ऐसे पूछने लगा कि एक ग्लूकोज का जो अणु है वो टूट कर कितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी देता है, आपको उत्तर देना है कितना? 38 एटीपी। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि अगर वायवीय श्वसन में जो वायवीय श्वसन होता है ना, उसमें कितनी एनर्जी बनती है ग्लूकोज के अणु के टूटने से, तो आपको याद रखना है 36 एटीपी बनती है। और अगर अवायवीय श्वसन की बात करें तो अवायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज का अणु होता है टूटकर कितनी एनर्जी देता है? 2 एटीपी एनर्जी का क्या करता है? निर्माण करता है ना। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया है कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी का निर्माण होता है वो कहां पर होता है भैया? 36 एटीपी। ये कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का शक्ति गृह। किसको बोलते हैं? कोशिका का शक्ति गृह किसको बोलते हैं भैया? पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किसको बोलते हैं भैया? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आपको याद रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, थोड़ा सा टॉपिक और रह गया। देखो अब लास्ट टॉपिक और बचा, थोड़ा सा टॉपिक बचा इस चैप्टर के अंदर, यानी मुख्य श्वसन अंग बताने हैं कि कौन कौन से जीव किस किस चीज से सांस लेते हैं, है ना। यानी उनका मुख्य श्वसन अंग क्या होता है। जैसे मानव का मुख्य श्वसन अंग आपको पता है, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, और फेफड़ों से ही वो समस्त क्रियाएं करते हैं श्वसन की, है ना। इसी प्रकार से जो बाकी के जीव होते हैं तो वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं ये आपको देखना है। एक तरफ मैं जीव लिख रहा हूँ और एक तरफ लिख रहा हूँ मुख्य श्वसन अंग, यानी मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मुख्य श्वसन अंग। यानी एक तरफ लिख दिया मैंने ऑर्गेनिज्म और एक तरफ लिख दिया मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, है ना। यानी मुख्य श्वसन अंग कौन से होते हैं। आइए मैं बात करता हूँ भैया एनिमल्स की, कि जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, वो सभी किससे सांस लेंगे ना। बात करते हैं स्तनधारियों की, स्तनधारियों की बात करते हैं, या फिर बात कर लेते हैं पक्षियों की एविस्पर की बात कर लेते हैं ना, या फिर बात करते हैं मैमल्स की बात करें, या फिर बर्ड्स की बात करें, या फिर एनिमल्स की बात करें, या फिर मेंढक की बात करें। लेकिन कब भैया? जब वो कहां पर हो? अर्थ पर हो, ऑन अर्थ। अगर वो पृथ्वी पर है, धरती पर है, तब किससे सांस लेगा वो? लंग्स से लेगा। किससे लेगा भैया? लंग्स, यानी फेफड़ों से क्या करता है? अपना श्वसन करता है। मुख्य श्वसन क्या होता है? मतलब फेफड़े होते हैं। समझ में आ गया? या कितने एनिमल्स हो, मैमल्स हो, बर्ड्स हो, या फिर फ्रॉग यानी मेंढक हो,
वो सभी जो होते हैं वो किससे सांस लेंगे, फेफड़ों से लेते हैं। उनका मुख्य रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होता है वो कौन होता है भैया, लंग्स होते हैं, ठीक है, फेफड़े होते हैं। याद रखना, मेढक जब अर्थ पर हो, पृथ्वी पर हो, तो किससे लेगा भैया, किससे लेता है, लंग्स से लेता है। लेकिन अगर आपसे बात करूं कि मेढक अगर पानी में हो तो किससे लेगा, अभी देखते हैं कि मेढक कहां पर हो, इन वाटर यानी पानी में हो, है ना। बात कर लेते हैं केंचुआ की, अर्थवॉर्म जिसे बोलते हैं, केंचुआ किसानों का मित्र बोलते हैं, द फार्मर ऑफ द फ्रेंड ऑफ फार्मर बोलते हैं ना केंचुए को। तो केंचुआ जो होता है और जो मेढक है कब, पानी में, और जो ये सभी जो बच्चे किससे लेते हैं भैया, स्किन से सांस लेते हैं, त्वचा से सांस लेते हैं, यानी इनका मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, त्वचा होता है। बात करते हैं सांप की, छिपकली, है ना, कीड़े मकोड़ों की बात करते हैं, कीड़े मकोड़े। बात करते हैं कॉकरोच की, है ना। इन सभी की बात करें तो भैया ये सभी जो सांस लेते हैं वो ट्रैकिया से लेते हैं। किससे लेते हैं भैया, ट्रैकिया से लेते हैं, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, श्वास नली बोलते हैं, यानी श्वास नली से सांस लेते हैं। और श्वास नली को बोलते हैं बातक, क्या बोलते हैं, बातक बोलते हैं, है ना, आपको याद रखना है, साइंस की बातक बोलते हैं। अभी बात कर लेते हैं भैया पादप किससे लेते हैं, पादप, पादप की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ना बॉटनी का पार्ट है। पादप जो सांस लेते हैं वो बात रंध्र से सांस लेते हैं, बात रंध्र से सांस लेते हैं, ठीक है, बात रंध्र होते हैं, जैसे हमारे फेफड़े होते हैं ना, उनके क्या होते हैं, बात रंध्र होते हैं। अब एक लास्ट मैटर देख लेते हैं कि एक कोश के जीव किससे सांस लेते हैं, एक कोश की जीव, जैसे अमीबा है, यूरिना है, पैरामीशियम है ना, ये किससे लेते हैं, अमीबा, यूरिना आदि ये लेते हैं भैया शरीर की सतह से, सरफेस से, शरीर की सतह से सांस ले लेते हैं, ठीक है। तो सरफेस ऑफ बॉडी यानी शरीर की सतह से क्या ले लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। तो इन सब पॉइंटों को आपको याद रखना है। ये जो हमारा चैप्टर है ना भैया, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं भैया आपके स्ट्रक्चर से लेकर क्वेश्चन आते हैं कि लैरिंक्स क्या होता है, फेरिंक्स क्या होता है, लंग्स क्या होते हैं, है ना, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। एपिग्लोटिस क्या होता है, ग्लोटिस क्या होता है, इनका क्या काम होता है, ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। देखिए हमारा चैनल है साइंस कुशाला के नाम से, इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ना, और अपने फ्रेंडों को ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे उनको बेनिफिट मिल सके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अभी एग्जाम्स आने वाले हैं ना, दिल्ली पुलिस का है, राजस्थान पुलिस का है ना, आर्मी का है, ये सभी एग्जाम्स आने वाले हैं। तो इन सभी में साइंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।